हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी में। बायोलॉजी का एक और अहम टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं जो कि है मानव में परिवहन। मानव में परिवहन कैसे होता है। सबसे पहले परिवहन का डेफिनेशन आप समझ लीजिए कि परिवहन का मतलब होता क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रोड के ऊपर जिस तरह गाड़ियाँ मोटर चलती है वो परिवहन होता है। यहाँ पर एक बात नोट कीजिए, वहन का मतलब और परिवहन का मतलब दोनों सेम मीनिंग होता है। ये आखिर में होता क्या है तो मैं आपको बता दूं। हमारे शरीर में आप जानते होंगे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो खून होता है पूरे शरीर में दौड़ते रहता है। हाँ, बात समझ में आ रही है। कैसे आपको दिखाता हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से। आप जो एरो का देख रहे हैं साइन, ये हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का काम हो रहा है और यह प्रक्रिया हमारे शरीर में सोते, बैठते, उठते, खाते, पीते, नहाते, धोते चलती रहती है। यानी कि चौबीसों घंटे यह प्रक्रम चलते रहता है। अगर ये रुक गया ना भाई तो हम लोग तो सीधे यमराज के पास। हाँ, देखिए ब्लड जो है सो हमारे शरीर से दिल में आ रही है, हमारे हार्ट में आ रही है, हमारे हृदय में आ रही है और फिर वापस शरीर में जा रही है। अभी आप यहाँ पे ब्लू और रेड कलर का एरो देख रहे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है। फिलहाल आप यहाँ ये देखिए कि कैसे सर्कुलेशन होता है पूरे शरीर में। आपको दिखाता हूँ पूरा शरीर का। देखिए आप, देखिए ऊपर से नीचे तक एकदम माथे से लेकर के पूरा पैर और इधर हाथ के ऊपर भी आपको पूरा का पूरा जो पोस्चर दिख रहा है, ये पूरा ब्लड सर्कुलेशन का कार्य यहाँ पे हो रहा है। बात समझ में आ रही है। अब थोड़ा सा ओरिजिनल नस देखिए, ओरिजिनल नस कैसा होती है। ये ओरिजिनल नस हमारा कैसा है देख लीजिए, पूरा रुधिर लाल है एकदम और मांसपेशियाँ अगल बगल दिख रही होंगी आपको। मैं अभी इसी वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि दिल धड़कता भी कैसे है और कैसे काम भी करता है। ठीक है, ये ओरिजिनल नस देख रहे हैं आप, इसी में हमारा ब्लड जो है सो पूरा दौड़ता है। वही हमारा ब्लड के दौड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। बात समझ में आ गया। और वही दौड़ने की प्रक्रिया को वहन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है, आपको लिखना कैसे है। ठीक है, तो लिखना कैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, परिवहन जो होता है वो दोनों में होता है, शुद्ध में भी और अशुद्ध में भी। ठीक है, उपयोगी पदार्थ का भी परिवहन शरीर करता है, नसें करती है, और अनुपयोगी पदार्थ का भी वहन करती है। बात समझ में आ रहा है। ऐसा इसलिए जो उपयोगी पदार्थ होता है वो हमारे शरीर में ही रहता है और जो अनुपयोगी पदार्थ होता है वो हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है कुछ विशेष अंगों से। तो इसका जो डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी आप इसको नोट ना करें, इसको नोट करने के लिए मैं आपको लास्ट में कुछ PDF प्रोवाइड करवाऊंगा, कुछ वीडियो क्लिप लास्ट में आपको मिलेगी। लास्ट में आपको यूज़ करना है उसको और लास्ट में आपको नोट करना है। उपयोगी पदार्थ का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थ को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। बात समझ में आ गया। परिवहन का मतलब मैं आपको बता दूं, उपयोगी पदार्थ जैसे ब्लड, ग्लूकोज, ये सब क्या है, परिवहन करके हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। और अनुपयोगी पदार्थ जो होते हैं वो परिवहन के दौरान हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया जाता है, जहां से उसको शरीर से बाहर निकालना है मल मूत्र के रूप में। बात समझ में आ गई। ठीक है, इसका डेफिनेशन अभी आपको नहीं उतारना, अभी सिर्फ लेक्चर देखिए। आप आगे चलते हैं। अभी आपको नोट नहीं करना है, नोट करना है आपको सबसे लास्ट में। वहाँ पे ये सारे पेजेस आपको मिल जाएंगे PDF के रूप में, आप वहाँ से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, अभी आप सिर्फ लेक्चर देखिए। यहाँ पे है हमारा हृदय कैसे काम करता है। तो हमारा हृदय कैसे काम करता है ये आपको देखने के लिए सबसे पहले पेज नंबर जो आपके बुक का है, पेज नंबर 150 से लेकर 160 अप इसको पढ़िए। 115 और 116 आपको 115 से लेकर 116 तक आपको पढ़ना है सबसे पहले। और अच्छे से अगर समझना है तो लेक्चर जो है सो अगले वीडियो के ऊपर मिलेगा। उस वीडियो में सिर्फ हमारा हृदय काम कैसे करता है, हृदय में कितने चेंबर होते हैं, हृदय के अंदर कितने रूम होते हैं, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। आखिर हृदय सच में दिल टूटने पर रोता है क्या हृदय सचमुच टूटता है? प्यार मोहब्बत की झूठ बातें या सच बातें हैं?
क्या दिल पर गहरा असर पड़ता है, ये सारा चीज़ मैं आपको उस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा कि रियलिटी क्या है, साइंस क्या कहता है हमारे दिल के बारे में, और लोगों ने इनके बारे में क्या क्या अफवाहें उड़ा कर रखी हैं। बात समझ में आया? तो अभी आप सिर्फ लेक्चर देखिए और अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए, वो लेक्चर इंटरेस्टिंग होने वाली है इस लेक्चर को देखने के बाद। आगे एक और टॉपिक है हमारा हृदय की विशेषताएं। हमारे हृदय की विशेषताएं, देखिए बहुत सारी विशेषताएं हैं हमारे हृदय की, है ना। तो आप समझ रहे हैं क्या तकलीफ़ें झेलने की? नहीं, ये सब नहीं। यहाँ जो विशेषता है, क्या विशेषता है? सबसे पहला विशेषता, हमारा हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारे मात्र मुट्ठी के आकार के होता है। मात्र मुट्ठी के आकार के, इतना ही, ऐसा ही होता है। बात समझ में आ रहा है? तो मैं आपको थोड़ा सा हृदय का चित्र दिखाता हूँ कि मुट्ठी के आकार का होता है और कहाँ पे स्थित होता है, ठीक है। ये देखिए 3D के रूप में मैं आपको मानव हृदय का चित्र दिखा रहा हूँ। कहाँ पे स्थित होता है वो मैं आपको थोड़ा सा तभी दिखाऊंगा। आप फिलहाल के लिए 3D में आप ये इमेज देख सकते हैं जो कि हमारा हृदय है। झूठ मूठ के लोग इसे बदनाम करके रखे हैं, लेकिन रियलिटी में इसका काम क्या है वो जानना बेहद ही ज़रूरी है हमारे लिए। और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो कक्षा 10वीं में हैं और कक्षा 10वीं में ये सब हमें पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर इसको व्यवस्थित किया है कुदरत ने हमारे अंदर, आप देख सकते हैं। और जब इसका आप काम देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये काम कैसे करता है। फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि ये 24 घंटे धड़कते रहते हैं। अगर ये धड़कना बंद कर दे तो सीधा हम लोग यमराज के पास पहुंच जाएंगे। हाँ, ये सब जो आपको संरचनाएं दिख रही है, ये सारी संरचनाएं जो आपको दिख रही है, इसका भी मैं काम बताऊंगा किस तरह से इसको सुव्यवस्थित कर दिया गया है। और ये जो नलिकाएं आपको दिख रही है ब्लू और रेड, ये किस अवस्था में रहती है और इसका काम क्या रहता है वो भी मैं दिखाऊंगा। हमारा हृदय स्थित किधर होता है तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो हृदय है वो हमारे अंदर बाएं साइड स्थित होता है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, थोड़ा सा बाएं साइड दबा हुआ है, लेफ्ट साइड रहता है हमारा हृदय। इसीलिए आप महसूस करते हैं कि दिल की धड़कन में जब आप अपने छाती पे हाथ रखेंगे तो देखिएगा अपने लेफ़्ट साइड यानी कि बाईं और धड़कता हुआ दिल आपको नज़र आएगा। धड़कता हुआ दिल को आप महसूस कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो आप थोड़ा सा देख पा रहे हैं, ये जो हमारा चेस्ट है ये थोड़ा सा बाईं ओर रहता है। ये मेल और फीमेल में दोनों सेम ही कंडीशन है। ये तो ये दिल देख सकते हैं आप, पूरा मुट्ठी के आकार का होता है। समझ लिए कहाँ स्थित होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि मानव हृदय कौन से साइड स्थित रहती है तो आप याद रखेंगे लेफ्ट साइड। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, क्या क्वेश्चंस हैं, क्या टॉपिक्स हैं। तो मुट्ठी के आकार का होता है, आप देख चुके हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, तो मुट्ठी एक के आकार का होता है, आप हृदय समझ गए, ठीक है। तो विशेषता अगर पूछे तो आप खुद से भी लिख सकते हैं कि हमारा जो हृदय है पेशीय अंग है और उसका जो आकार होता है मुट्ठी के आकार के होता है, जैसा कि हमने फिगर में देखा है। अब यहाँ देखिए रुधिर यानी कि ब्लड। तो एक बात नोट कीजिए, खून, ब्लड, रुधिर तीनों एक ही के नाम है। तो आप कभी कंफ्यूजन ना करें कि रुधिर किसे कहते हैं। रुधिर यानी कि ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा CO2 एवं O2 का परिवहन किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का भी परिवहन किया जाता है। हाँ, मतलब हीमोग्लोबिन क्या करती है, हवाओं को पकड़ के, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के अपने साथ पूरे शरीर में दौड़ाती है। चलो चलो चलो, क्यों भाई? अरे भाई, मैं अगर चला जाऊंगा तो कोई काम का नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी भी वहाँ आवश्यकता है। खून के साथ साथ सभी कोशिकाओं को हवाओं की भी आवश्यकता होती है। हाँ, इसीलिए हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन को पकड़ के पूरे शरीर में पहुंचाती है। आप देखना चाहते हैं हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है और हीमोग्लोबिन कैसा दिखाई देता है? तो आइए देखते हैं हीमोग्लोबिन कैसा दिखाई देता है। सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि हीमोग्लोबिन के द्वारा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आ सकता है, क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है? तो एक्चुअली रुधिर करता है, ठीक है, ब्लड करता है। लेकिन अगर डीपली क्वेश्चन आता है तो ब्लड के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वो असल में ऑक्सीजन को पकड़ता है। चचा चलिए, आपका भी वहाँ काम है। ऑक्सीजन को पकड़ता है और CO2 को भी पकड़ता है। भाई चल, आपका भी वहाँ काम है।
तो क्या करता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को भी पकड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी पकड़ता है, ले खींच के एकदम सब पूरा शरीर के नस में दौड़ा रहा है, धपाक धपाक धपाक। बात समझ में आ रहा है? तो इस चीज़ को आप नोट करिए कि हीमोग्लोबिन किसका परिवहन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करती है। बात समझ में आया? हीमोग्लोबिन कैसा होता है देखते हैं। ये देखिए हीमोग्लोबिन है, ब्लड के अंतर्गत हीमोग्लोबिन की जो संरचना होती है बालूशाही टाइप्स की होती है, जो आप 5 रुपये में खाते हैं ना, 5 रुपये में लेके 5 टका में एक ठो, 10 रुपये में 2 गो, उसी तरह असल में ये जूम करके आपको दिखाया गया है, लेकिन असल में इसकी संरचना ऐसी होती है जिसे हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते, खुली आँखों से नहीं देख सकते। ये माइक्रोस्कोप से लिया गया तस्वीर है, जिसे माइक्रोस्कोप में देख करके ये तस्वीर को ली गई है। बात समझ में आ रहा है? तो ये है हीमोग्लोबिन, और जो पूरा ब्लड है, ये चारों तरफ आपको ब्लड दिख रही है, और ये जो आपको एरिया दिख रहा है पाइप साइड का, ये सिराएँ हैं और धमनी है, धमनी और सिरा के अंदर ब्लड का परिवहन होते रहता है। तो ये आपका हीमोग्लोबिन है, देख रहे। तो रुधिर में परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। वही हीमोग्लोबिन जो अभी आपने देखा, वही क्या करता है, सबको पकड़ पकड़ के चलो शरीर में दौड़ो। कौन करता है? ये हीमोग्लोबिन करता है। ये बदमाश है, बकलोल है, बकलोल या फिर बदमाश आप इसको बोल सकते हैं। बोलता है अकेले नहीं जाएंगे, डर लगता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और ऑक्सीजन को ले लेता है। ऑक्सीजन इसका चचा है और कार्बन डाइऑक्साइड इसका भाई है, इसलिए साथ ही लेके चलता है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा जो हृदय है वो 4 कोष्ठीय होता है। हाँ, मतलब 4 रूम बने होते हैं। 4 रूम के अलग अलग नाम हैं। पहला है दायां आलिंद और दायां निलय, फिर है बायां आलिंद और बायां निलय। ठीक है, इसका मैं एक्चुअली दिखाता हूँ फिगर कि हमारे हृदय के अंतर्गत जो रूम बने होते हैं, जो चेम्बर बने होते हैं, जो दायां आलिंद और बायां आलिंद में बटे होते हैं, वो कैसा होता है। फिगर, असलियत फिगर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, ये है हमारा हृदय, और ये फर्स्ट है राइट एट्रियम इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। ये है लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। चारों के अलग अलग काम हैं। जब मैं अगला लेक्चर लेकर आऊँगा उसमें आपको समझाऊंगा कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट चेम्बर, ये है सेकेंड चेम्बर, और ये है थर्ड चेम्बर, ये है फोर्थ चेम्बर। आप याद रखें, नीचे वाले को निलय बोलते हैं और ऊपर वाले को आलिंद बोलते हैं। बात समझ में आया? नीचे वाले को निलय, ऊपर वाले को आलिंद। इंग्लिश में एट्रियम और यहाँ नीचे वाला वेंट्रिकल। बात आई समझ में? इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे अगले लेक्चर के ऊपर, जब मैं इसके बारे में डिटेल चर्चा करूँगा। फिलहाल के लिए हम उन टॉपिकों के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे बुक में पढ़ाया गया है और जो हमारे बुक में दिया गया है। तो अगर आपका क्वेश्चंस बने कि मानव हृदय कितने कोष्ठीय होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 4 कोष्ठीय होता है। बात समझ में आया? ठीक है, तो 4 कोष्ठीय होता है। और भी जीव हैं जिनके चेम्बर पूछे जाते हैं, तो मैं अभी अगले लेक्चर में करवा दूंगा। मछली के 2 होते हैं। ठीक है, हृदय कोष्ठक मछली के 2 होते हैं। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक लेकर आऊँगा पूरे जितने भी जीव हैं उसके ऊपर। अगला टॉपिक है, तो हमारा हृदय की विशेषता 3 है। तीनों विशेषता हमने अच्छी तरीके से जान लिया है, अच्छी तरीके से पहचान लिया है, तो आप कभी कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, मैं ये आपसे यही आशा करता हूँ। अगला टॉपिक है, हमारे शरीर के भीतर ब्लड के परिवहन के लिए पाइपों का जाल बिछा होता है, जिनमें से हैं। तो देखिए, पाइपों का जाल बिछा होता है, कहने का मतलब पीछे लेक्चर में आप पीछे टॉपिक में देख चुके हैं कि पाइपों का जाल हमारे शरीर में किस तरह बिछा होता है। मैं आपको फिर से एक बार दिखा रहा हूँ पाइपों का जाल, जिसमें खून का आना जाना लगा रहता है 24 घंटे। देखिए, ये है पूरा पाइपों का जाल जिसमें ब्लड का आना जाना, ब्लड का परिवहन होता है 24 घंटे। बात समझ में आ गई? तो ये है पाइपों का जाल। ठीक है, यहाँ पे आपको मेन पाइप दिखाया गया है। असल में ये होता है कि और भी छोटी छोटी नसें होती हैं जो हमारे पूरे शरीर में फैली होती हैं। यहाँ पे आपको मेन सिरा और धमनी को दिखाया गया है। ठीक है, सिरा और धमनी 2 मेन पाइप हैं, मेन लाइन पाइप आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, मोटा मोटा पाइप को दर्शाया गया है। असल में छोटी छोटी संरचनाएं और भी होती है जो आपको यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। फिलहाल के लिए यहाँ आपको दिखाया गया है सिरा और धमनी। यही 2 पाइप होते हैं जो पूरे शरीर का मेन पाइप होते हैं। हाँ, ठीक है। अब आइए हम दोनों को समझते हैं, सिरा और धमनी का अलग अलग काम क्या होता है।
जिनमें से हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला जो है वो धमनी है। देखिए धमनी का अलग काम है और सिरा का अलग काम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, धमनी जो है वो क्या करती है, हमारा जो ब्लड है, हमारा जो खून है, वो क्या करती है, दिल से खींच के, हृदय से खींच करके पूरे शरीर में पहुंचाती है। हाँ, धमनी का काम क्या है, दिल से निकालना और शरीर में पहुंचाना, हृदय से निकालना और शरीर में पहुंचाना। और सिरा का क्या काम है, सिरा का काम है शरीर से खींच कर लाना और हृदय में लाके धकेल देना। हाँ, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे डेफिनेशन पढ़िए। धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर की हृदय से शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करती है। अगर आपको डेफिनेशन लिखने बोले तो आप ये लिख सकते हैं, या फिर आपको ऑरली समझना है तो सिर्फ इतना समझिए कि धमनी का काम है हृदय से निकालना और शरीर में पहुंचाना। बात समझ में आ गया, हृदय से निकालना और शरीर में पहुंचाना। और सिरा का क्या काम है, सिराएं विभिन्न अंगों से ब्लड एकत्र करके वापस हृदय में लाती है। यहाँ पे आप ये समझिए, सिरा का क्या काम है, शरीरवा से खींचना और हृदय में लेके धकेल देना। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नोट कीजिए इस पॉइंट को। यहाँ पे ये जो दोनों है पॉइंट, धमनी और सिरा, यहाँ पे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि रुधिर को हृदय से शरीर में पहुंचाने का काम कौन करती है, तो धमनी करती है। बात समझिएगा, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम के ऊपर, तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। मैं आपको 1 नंबर का क्वेश्चन लिखाऊंगा नहीं, आपको यहीं से नोट करना है कि धमनी क्या करती है। धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से कहाँ ले जाती है, शरीर में, हृदय से निकालना और शरीर में पहुंचाना। बात समझ में आ गया। तो क्वेश्चंस बनेंगे तो आप इसको अच्छे से हैंडल करिएगा, ठीक। यहीं से क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसी के टॉपिकों से क्वेश्चंस बन जाते हैं 1 नंबर वाला, जो कि बच्चे ध्यान में नहीं रख पाते हैं और 1 नंबर पूरा का पूरा सत्यानाश हो जाता है। यहाँ पे है सिरा। तो सिरा क्या करती है, वापस शरीरवा से खींच करके हृदय में लान के धकेल देती है। बोलती है अच्छा, धमनी क्या किया, शरीरवा से क्या किया, धमनी क्या किया, शरीरवा में पहुंचा दिया, हृदय से लान के, हृदय तो हो गया खाली। अब हृदय को भरेगा कि नहीं भरेगा, अरे कोई भरेगा नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा भाई। तो सिरा क्या करती है, भरने का काम करती है। मतलब ऐसे समझिए, सिरा जो है पिताजी हैं, ठीक है। सिरा क्या है, पिताजी। तो सिराएं क्या करती है, हृदय में जमा कर दिया, और बेटा जो है धमनी, धमनी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। सिराएं विभिन्न ब्लड एकत्र करके क्या करती है, वापस हृदय में लाती है। शरीरवश खींच के हृदय में लाने के उजल दिया, अब अगले दिन जब जाता है फिर खाली कर दिया। तो धमनी क्या करती है, धमनी खाली करते रहती है और सिराएं भरती रहती है। तो क्वेश्चंस बनेगा कि वापस शरीर से ब्लड एकत्र करके हृदय में कौन लाती है, तो सिराएं लाती है। बात समझ में आया। तो इस बात को आप अच्छे से नोट कर लें, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ नोट दे रखे हैं और ये नोट जो है मोस्ट VBI नोट्स है। तो यहाँ पे देखिए, धमनी शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके 2021 वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो आप याद रख लें कि शुद्ध रक्त का परिवहन कौन करती है, तो धमनी करती है। बात समझ में आया। शुद्ध रक्त का परिवहन कौन करती है, धमनी करती है। शुद्ध रक्त का मतलब यहाँ पर ये समझिएगा कि इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है। हाँ, अच्छा, शुद्ध रक्त का परिवहन तो धमनी करती है, लेकिन अशुद्ध का परिवहन कौन करेगी, तो सिराएं करेगी। बात सिंपल, 2 तो यहाँ पे मेन है ही, मेन पाइप यहाँ 2 है। तो शुद्ध रक्त का परिवहन कौन करेगी, धमनी करेगी। तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे 100%। बात समझ में आ गया। अब देखिए, सिराएं अशुद्ध रक्त को ले जाने में सहायता प्रदान करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है ये, अशुद्ध रक्त का परिवहन हमारे शरीर में कौन करता है, तो वो सिराएं करती है। बात समझ में आ गया। अशुद्ध का मतलब यहाँ ये है, ऐसा नहीं है कि वो ब्लड गंदा है ना, ऐसा नहीं है कि वो ब्लड दिखने में गंदा है। कहने का मतलब ये है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, ऑक्सीजन उसमें है ही नहीं। बात समझ में आया। वो दिल के अंदर जाएगी, उसके बाद वहाँ से साफ़ होगा, उसके बाद फिर से धमनी क्या करेगी, सारे शरीर में पहुँचा देगी। ये प्रोसेस है हमारे शरीर का। क्या करती है धमनी, क्या करता है, ब्लड निकालता है कहाँ से, हृदय से, हृदय साफ़ कर देती है, उसमें ऑक्सीजन मिला देती है, और धमनी क्या करती है, हमारे शरीर में पहुंचा देती है। एक तरह से अगर देखेंगे तो धमनी क्या करती है, शुद्ध रक्त को हमारे शरीर में पहुंचाती है, और सिरा क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को हमारे शरीर से लेती है और वापस हृदय में डाल देती है। क्यों, क्योंकि हृदय उसको साफ़ करेगा। साफ़ करने का मतलब यह है उसमें ऑक्सीजन मिलाएगा, ऑक्सीजन मिलाएगा तो धमनी को दे, जाइए तैयार हो गया आपका माल। तो धमनी क्या करेगी,
अपने बोरिया बिस्तर में डालेगी और पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करेगी। ले 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 सारे शरीर में पहुंचा दिए। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस बनेंगे। शुद्ध रक्त का परिवहन धमनी करती है और अशुद्ध रक्त का परिवहन शिरा करती है। बात समझ में आ गया। यहाँ पे एक अपवाद है, फेफड़ों में यह कार्य उल्टा हो जाता है, धमनियों के द्वारा अशुद्ध और शिराओं के द्वारा शुद्ध ब्लड ले जाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि फेफड़ों के अंतर्गत शुद्ध ब्लड का परिवहन कौन करता है, तो आप इसको उल्टा कर देंगे और समझ लेंगे। इस नोट को आप नोट कर सकते हैं। अभी नहीं, लास्ट में आपको मिलेगा PDF, आप उससे वहाँ से कर सकते हैं। अभी आप सिर्फ लेक्चर को देखते जाइए। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मानव हृदय का चित्र बनाइए। हाँ, हृदय के अंगों को नामांकित कीजिए। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने पहले ही कहा था आप लोग ड्राइंग सीखिए, ड्राइंग कीजिए, हफ्ता में एक बार बैठिए संडे को कम से कम, तभी आप ड्राइंग बना पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर है कुछ इस तरीके से है। मानव हृदय का एक चित्र है और मैंने इसे अच्छे से डिनोटेड कर दिया है। इसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मैंने नहीं लिखे हैं, तो आपको भी ऐसा ही करना है, बहुत सारे नाम नहीं लिखना है, बस इतना नाम लिख देना है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने पढ़ाया था कि मानव हृदय के अंदर 4 चेम्बर होते हैं, 4 रूम होते हैं। पहला रूम को बोलते हैं हम लोग दायां निलय और इधर वाले को बोलते हैं बायां आलिंद, दायां आलिंद और बायां आलिंद, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और ये है दायां निलय और ये है बायां निलय, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये हमारा है विभाजिका। एक बात नोट कीजिए, पूछता है हृदय की कौन सी मांसपेशियां सबसे मोटी होती है, तो नीचे वाली यानी कि निलय की। बात समझ में आया। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है, आप नोट भी कर सकते हैं कि हृदय की कौन सी मांसपेशियां सबसे मजबूत होती है या फिर मोटी होती है, तो आप लिख सकते हैं निलय वाली। ऑप्शन के हिसाब से जो रहेगा आप उसको आंसर करेंगे। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लें, इसको ड्राइंग करेंगे आप और ड्राइंग करना सीखेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है मानव हृदय का चित्र बनाइए हम उसके नाम लिखिए। तो आप अभी सिर्फ देखिए, लास्ट में आपको ये सब सारे कैसे करने हैं लास्ट में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से नोट करेंगे, ठीक है। वैसे बहुत नाम है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे नाम आपको मिलेंगे और ये सारे प्रोसेस होते हैं दिल के, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पॉइंट्स को आप लिख लेंगे वही आपके लिए बहुत है, ठीक है। तो इसी को मैंने रोटेट किया है उसके अंदर, इसी को मैंने ड्राइंग किया है उसके अंदर, और कुछ ही नाम्स को मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो आप भी प्रैक्टिस करके आप ऐसा बना सकते हैं, हमसे अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसी का 3D देख लीजिए थोड़ा सा, 3D इमेज कैसा होता है, इसे दिल का 3D इमेज देख लीजिए आप। ये वाल्व पाइप टाइप के दिख रहे होंगे आपके, पाइप नुमा, ये 3D इमेज है इसका। सारे नाम हैं इसके। अगले लेक्चर में पूरा का पूरा इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि ब्लड आता कैसे है, जाता कैसे है, साफ़ कैसे होता है। एक तरह से अगर देखेंगे तो ये कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है जो हमारे शरीर के अंदर खून के फिल्ट्रेशन का काम करती है, खून को साफ़ करने का काम करती है। आगे मैं चर्चा करूँगा आगे की क्लास में कि अगर ये किडनी फेल हो जाता है, हमारा हृदय काम करना अगर बंद कर दे, किडनी नहीं, हमारा हृदय अगर काम करना बंद कर दे, तो इस प्रक्रिया के दौरान ब्लड साफ़ नहीं हो पाता है, या फिर कुछ और प्रक्रिया होती है जिसमें से हृदय अच्छे से काम नहीं करता। तो उस प्रोसेस में हमारे डॉक्टर हमें क्या सलाह देते हैं। चलते हैं अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा दिल धड़कता कैसे है और कैसे धक धक करते रहता है अंदर में। देखिए कैसे धड़क रहा है। तो यह प्रक्रिया 24 घंटे चलती रहती है, और अगर ये रुकना बंद कर देना भाई तो हम लोग भी रुक जाएंगे। हाँ, चलिए तब आगे बढ़ते हैं। क्या आप थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि ओरिजिनल जो हार्ट होती है वो कैसे धड़कती है? तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि जब हार्ट को चेंज किया जाता है, दिल को बदला जाता है, किसी धड़क कर रहा है, सो ये ओरिजिनल दिल है हमारा, ऐसा ही धड़कता है। ये बदल रहा है उस समय का है। बात समझ में आ गया? चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो बुक के अंदर जब हमको ये पढ़ाया जाता है स्थिर करके, तो बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन ही रह जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इस फंसाने को हकीकत में बदलने की कोशिश की है, और आपको समझ में आ रही है वीडियो तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या हमें आगे पढ़ने को मिलता है।
तो बहुत जल्द हम लोग आ गए हैं बॉक्स नंबर 4 के प्रश्न के ऊपर। बॉक्स नंबर 4 का प्रश्न आप खोल लीजिए और देखते हैं उसके अंदर पहला क्वेश्चन हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो आप देख पा रहे हैं, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों के क्या क्या कार्य हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वहन तंत्र मतलब कि वाहन के घटक कौन कौन से हैं, परिवहन भी बोल सकते हैं, वहन या परिवहन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ क्या क्या घटके हैं, तो आप देख सकते हैं आंसर के ऊपर। अभी आपको नोट नहीं करना, आपको नोट करने के लिए लास्ट में मिलेंगे, आप वहाँ पे नोट करना है, ठीक है। जैसा कि मैं पहले से बताते आ रहा हूँ आपको, मानव में वहन या परिवहन तंत्र के घटक निम्न हैं। पहला है हृदय, धमनी, सिरा और रक्त। पहला हृदय, दूसरा धमनी और तीसरा सिराएं और चौथा है रक्त। अगर आपको 1 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं तो आपको 4 लिखने हैं, और साथ में अगर पूछते कौन कौन, तो पूछना है, बताना है हृदय, धमनी, सिराएं और रक्त। लेकिन अगर इसके साथ साथ आपको पूछ दें कि इनके कार्य क्या हैं, तो आपको पूरा डेफिनेशन इस रूप में देना है। बात समझ में आ रही है। इनके कार्य, तो इनके जो कार्य हैं, सबसे पहला कार्य मैं हृदय का समझ लेता हूँ। हृदय का क्या काम है? हृदय हमारे पूरे शरीर में रक्त को पहुँचाने का कार्य करती है। असल में अगर देखा जाए तो हृदय पहुँचाने का काम नहीं करती है, असल में वो हमारे शरीर का एक ऐसा फैक्ट्री है जो ब्लड को साफ करके पूरे शरीर में भेजती है। तो हम कह सकते हैं कि पूरे शरीर में पहुंचाती है। असल में पहुंचाती कौन है? धमनी और सिरा, है ना। लेकिन अगर ये देगी ही ना, ये लोड ही ना करेगी, तो पहुंचाएगा कौन? बात समझ में आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि हृदय हमारे शरीर में पूरे रक्त को पहुँचाने का कार्य करती है। दूसरा है धमनी। धमनियाँ मोटी वाली होती है। कैसी होती है? मोटी होती है। यह रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करती है, जैसा हमने पहले पढ़ चुका है। और सिरा क्या करती है? सिराओं की भित्ति पतली होती है। क्वेश्चंस बनेगा कि धमनी और सिरा में से किसकी नसें मोटी होती है या किसकी परतें मोटी होती हैं, तो आप याद रखिएगा धमनी। अब देखिए सिरा, सिराओं की भित्ति पतली होती है, यह शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लाती है। हमने इसको पहले से पढ़ चुका है, ठीक है। चौथा जो है वो है रक्त, और रक्त का क्या कार्य है देखते हैं। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। क्वेश्चन बन सकता है कि रक्त कैसा उत्तक है, तो संयोजी उत्तक है रक्त। इनमें से 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल, RBC रेड ब्लड सेल एवं प्लाज्मा। RBC में मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इस चीज़ को हमने पहले बता दिया है कि जो है सो हीमोग्लोबिन का चाचा है ऑक्सीजन और भाई है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए उसको लेके जाएगी ही जाएगी। इसके बिना जाएगी क्या? नहीं जाएगी मेरे भाई। एवं प्लाज्मा जो है भोजन, CO2 व अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। यहाँ पे एक चीज़ आप ये देखिए कि ऑक्सीजनित ब्लड किसे कहते हैं और विऑक्सीजनित ब्लड किसे कहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो ऑक्सीजनित ब्लड उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, उस ब्लड को, उस रुधिर को, उस खून को हम लोग ऑक्सीजनित कहते हैं। और विऑक्सीजनित उसे कहते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहता है। हाँ, बात समझ में आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहेगा तो विऑक्सीजनित, और ऑक्सीजन मिला रहेगा तो ऑक्सीजनित। याद कैसे रहेगा? ऑक्सीजन मिला रहेगा तो ऑक्सीजनित, ऑक्सीजन नहीं मिला रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहेगा तो विऑक्सीजनित, ठीक है। इसे अलग करना क्यों आवश्यक है, सो देखिए। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है, स्तनधारी तथा पक्षियों को अपने शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होती है, और ग्लूकोज के विखंडन के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए ऑक्सीजन तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना आवश्यक है। बात समझ आया। इसको नोट आपको करना है उधर, ठीक है, आगे, अभी नहीं, आगे वीडियो के लास्ट में आपको PDF के जैसा पेजेस मिलेंगे, जिसको आपको वीडियो को पॉज करके नोट करना है। तीसरा क्वेश्चन है, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक कौन हैं। तो उच्च संगठित पादप में मतलब पौधों के अंतर्गत वहन तंत्र कौन करता है। हमारे अंदर तो कौन है? सिरा और धमनी। वो हमारे अंदर खून को लाना ले जाने का काम करता है, लेकिन
कभी आपने सोचा है पौधों में भी ऐसा होता है क्या? जी हाँ मेरे भाई, उसमें भी ऐसा होता है। जितने भी जीव चीज़ें हैं, जीवित चीज़ें हैं, सजीव चीज़ें हैं, उसमें भी होती हैं। तो यहाँ पे है उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक निम्नलिखित हैं। पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। दोनों के अलग अलग कार्य हैं। तो ये ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जाइलम और फ्लोएम से एक एक नंबर के क्वेश्चंस 100% बनेंगे। कैसे बनेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ जाइलम का कार्य समझ लीजिए। जाइलम का एक प्रमुख कार्य भूमि से प्राप्त जल तथा खनिज लवण को पौधों के सभी भागों तक पहुँचाने का कार्य करती है। ये तो आपके प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, लेकिन इससे एक नंबर ये क्वेश्चंस क्या बनाएगा कि पौधों में जल तथा खनिज का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आपको आंसर क्या लगाना है? जाइलम के द्वारा। हाँ। और दूसरा है, तो आप इस एक नंबरिया को नोट करते जाएं। जितने भी मैं आपको बता रहा हूं आप रफ में नोट करते जाएं। उसके बाद नोट में कहीं अलग जगह से उसको भी आप सेपरेट जगह पे उसको भी उतार सकते हैं, एक नंबरिया बना के, है ना। फ्लोएम, फ्लोएम का कार्य पौधों के पत्तियों में तैयार भोजन को पौधों के सभी भागों तक ले जाना होता है। बात समझ में आया? यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बनेगा? पौधों में या पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। क्लियर? एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा पक्का। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? तो ये आसान है। देखो, पादप में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम के द्वारा होता है। जैसा अभी हमने देखा, जाइलम और खनिज लवण का किससे? जाइलम के द्वारा होता है। पौधों के जड़ों में मूल रोम होते हैं। यह भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करते हैं और इसे जाइलम उत्तक तक पहुंचाते हैं। जाइलम उत्तक कहने का मतलब जो जाइलम की जो पाइपें होती हैं वहां तक पहुंचा देती है। उसके बाद क्या करती है? जाइलम पौधों के सभी भागों में पहुंचा देती है। तभी तो हमारा पेड़ जिंदा रहता है। बात आया समझ में? पांचवा जो क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पादप में भोजन का हस्तांतरण कैसे होता है? हस्तांतरण मतलब आदान प्रदान, लाना ले जाना। आंसर है पादप में भोजन के हस्तांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है। भोजन का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा आता है। क्वेश्चन कुछ भी घुमा सकता है। भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा आता है। जाइलम का किससे? जल का किससे? जाइलम से। तो यहाँ पर ट्रिक सुनिए कि अगर पूछे आपको कि पौधों या पेड़ पौधों में जल का परिवहन किससे होता है, तो जाइलम के द्वारा। याद कैसे रखेंगे? देखिए, जा से जल और जा से जाइलम। और पूछे अगर आपको कि पौधों में या फिर पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम के द्वारा। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो जल पूछे तो जाइलम, जा से जल, जा से जाइलम। और खाद्य पदार्थों का पूछे तो फ्लोएम। इसका उल्टा है ना। अब हम आपको देते हैं नोट, कैसे करना है वह आप आगे देखिए और वीडियो को पॉज करते रहिएगा। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे उत्सर्जन के बारे में। मानव में उत्सर्जन कैसे होता है, उत्सर्जन किसे कहते हैं, उत्सर्जन की क्रिया क्या है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। अब आप यहाँ से नोट कर सकते हैं शांत मिजाज से। ठीक है।
अगले वीडियो में। एंड बाय बाय। और अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।